देखिए हमारा चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उससे पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और सोलर सिस्टम में ही हमारा पृथ्वी आता है, और तब समझेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से इसको लेकर के हाइपोथेसिस दिए गए। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे प्रमाणिक, इसकी उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे प्रमाणिक थॉट्स है वो ये है महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है इसको आप समझिए। यहां पे बिग बैंग थ्योरी जो कि एक प्रमाणिक भी हो चुका है। देखिए इस थ्योरी के जनक थे एबी जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, या उनको लेमेंटर भी बोला जाता है। इस थ्योरी के जनक कौन थे? एबी जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये थ्योरी एबी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया, और इनके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है और क्या था। ठीक है, देखिए बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस थ्योरी के अंतर्गत ये मानना है कि जो पहले अभी जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल ब्लैंक्स था, खाली था, और उसमें केवल एक सिंगुलरिटी था। ठीक है, केवल एक सिंगुलरिटी था, यानी मटर के दाने के आकार का एक रचना थी पूरे ब्रह्मांड में, और इसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, इसी से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। देखिए यूनिवर्स किसको कहते हैं? ब्रह्मांड आप किसको कहते? ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? थोड़ा और कम करो। अभी अभी भी लग रहा है गर्म, है ना? चलिए, तो देखिए समझिए बिग बैंग थ्योरी। देखिए आप ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ये जो अनंत आकाश है, जिस अनंत आकाश में ये सूर्य, तारा, है ना, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब जो आप देखते हैं इसी को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। यानी अनंत आकाश को हम, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे वो तारा के रूप में हो, सूर्य भी एक तारा ही है, तो तारा हो, सूर्य हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, उल्का पिंड हो, इन सबको समेकित रूप से हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये पहले था? नहीं था। आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी दिया था एबी जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, ये बेल्जियम के एक पादरी और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ये कहा गया कि देखिए ब्रह्मांड आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड बिल्कुल खाली था, और उसमें केवल और केवल एक मटर के दाने के आकार का, हालांकि वो आकार बहुत छोटा था, एटम्स के बराबर था, और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उनका सारा मास इसी सिंगुलरिटी में निहित था, है ना। सारा द्रव्यमान किसके पास था? इसी मटर के दाने के आकार का जो सिंगुलरिटी आप देख रहे हैं, इसी में वो सारा द्रव्यमान निहित था। यानी आप ऐसे समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, है ना, देखिए यूनिवर्स में क्या है? आकाश गंगा है, जिसको आप गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सी कितना है?
तो टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सी है 10 टू द पावर 11। आकाश गंगा की कुल संख्या कितनी है? 10 टू द पावर 11। यदि आपसे पूछे 10 टू द पावर 11 का मतलब होता है 100 अरब। कितना होता है? 100 अरब। तो आकाश गंगा की कुल संख्या है 100 अरब। कितने आकाश गंगा है? 100 अरब। हर आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में तारों की कुल संख्या भी होती है 10 टू द पावर 11, है ना। एक आकाश गंगा में यदि पूछे कि कुल कितने तारा हैं, तो वो भी आपको बताना है 10 टू द पावर 11, यानी 100 अरब आकाश गंगा हैं इस ब्रह्मांड में, और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में तारों की संख्या कितनी? 10 टू द पावर 11। ठंडा हो गया। और ब्रह्मांड में कुल, बड़ा एडजस्ट करो इसको, और ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या, एक आकाश गंगा में तारों की कुल संख्या 100 अरब, 10 टू द पावर 11। ठीक है, 10 टू द पावर 11। तो बस यही आपको याद रखना है। ये सारा कहां से निकला? ये 100 अरब आकाश गंगा, ये 100 अरब आकाश गंगा और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारा, ये निकला कहां से? ये इसी सिंगुलरिटी से निकला। किससे निकला? सिंगुलरिटी से। और ये सिंगुलरिटी में ही सारा द्रव्यमान निहित था। जैसे आप पृथ्वी को एकदम मोर करके और इसको जो है पूरा एकदम छोटा सा मटर के दाना में बना लें, क्या संभव लग रहा है आपको? लेकिन ऐसा था। पूरे ब्रह्मांड का मास जो है ना, इसी सिंगुलरिटी में निहित था। और इसमें आज से 15 अरब वर्ष पहले, बिग बैंग एक विस्फोट है, 15 अरब साल पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व इसी सिंगुलरिटी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। ठीक है, और उसी विस्फोट से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। आज आप 100 अरब आकाश गंगा है, हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। इसी तरह से हर आकाश गंगा में कुछ सोलर सिस्टम होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, उल्का पिंड होगा। ये सब इसी सिंगुलरिटी से निकला। और निरंतर हमारा आकाश गंगा का जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, वो एक्सपैंड कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है ये तो ज्योग्राफी में देखेंगे। यानी इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, यानी ये 100 अरब आकाश गंगा बने, हर आकाश गंगा में 100 अरब तारा बना, उसमें से एक तारा हमारा सूर्य भी बना। सूर्य कैसे बना? तो बिग बैंग विस्फोट के बाद बना। और ज्योग्राफी में आपको एक्चुअली में समझाएंगे कि किस तरह से तारे बनते हैं, है ना। ओरिजिन ऑफ द स्टार भी समझेंगे, फिर तारे की मृत्यु कैसे होती है ये भी समझेंगे, क्योंकि ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, जहां पर हमारा चैप्टर है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वहां पर हमको केवल इतना ही समझना है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की रचना एक सिंगुलरिटी से हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी बोलते हैं। इस सिंगुलरिटी में एक विस्फोट हुआ। ठीक है, वो विस्फोट कब हुआ? आज से 15 अरब वर्ष पहले हुआ। और उस विस्फोट के उपरांत क्या बना? 100 अरब आकाश गंगा बना, और हर आकाश गंगा में इतना ही तारा बना, है ना। तो यदि आपसे पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कितनी है, पावर को डबल कर दीजिए, 10 टू द पावर 22। किसी को भरोसा नहीं हो तो बोलिए काउंटिंग कर लो। हम गिने हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या 10 के पावर 22 है, 10 टू द पावर 22। आपसे कोई पूछेगा बता देंगे ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कितनी है? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है, उसको मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, और मिल्की वे में पूछे कि तारों की संख्या कितनी होगी, तो 10 टू द पावर 11। एक गैलेक्सी में पूछेगा तो तारों की संख्या 10 टू द पावर 11। पूरे यूनिवर्स में तारों की संख्या पूछे तो 10 टू द पावर 22। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। आइए आगे देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी समझ गए? बिग बैंग विस्फोट समझे? बिग बैंग में एक सिंगुलरिटी था, उस सिंगुलरिटी में क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। एक इस सिंगुलरिटी में क्या हो गया, एक इस सिंगुलरिटी में, ऐसे देखिए डायग्राम के लिए बता देते हैं, इस सिंगुलरिटी में क्या हो गया, एक विस्फोट हो गया, ठीक है। और उस विस्फोट से क्या निकला, इस विस्फोट से निकला 100 अरब आकाश गंगा। क्या निकला, 100 अरब आकाश गंगा। और हर आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में कितना तारा, आकाश गंगा में 100 अरब तारा। प्रत्येक आकाश गंगा में तारों की संख्या भी है 100 अरब। इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कौन दिया, ये थ्योरी दिया ए.बी. जॉर्ज लेमेंटर। ए.बी. जॉर्ज लेमेंटर कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ए.बी. जॉर्ज लेमेंटर या लेमेत्रे, ठीक है, इन्होंने दिया। ये बेल्जियम के एक चर्च के पादरी हुआ करते थे, जो कि एक खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। तो ये था बिग बैंग विस्फोट। बिग बैंग विस्फोट से हम देख लीजिए कि यूनिवर्स बना, और उस यूनिवर्स में बना हमारा तारा। इस यूनिवर्स से क्या बना, हमारा सूर्य बना। सूर्य जो है वो सूर्य के कलर का बना लीजिए ना, देखिए बिग बैंग के बाद क्या बना, हमारा सूर्य बना, चंद्र। और माना जाता है कि इस सूर्य से ही सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम को लेकर के कई हाइपोथेसिस दिए गए, जो कि हम ज्योग्राफी में आपको समझाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के पहले ही चैप्टर में, जिसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वहां पर इसकी मतलब विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए, माना यह जाता है अभी तक कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर के जो अवधारणा है, जो सबसे ज्यादा मानक माना गया, माना यह गया कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, इसके बगल से एक और सूर्य जा रहा था, एक और सूर्य इसके बगल से गुजर रहा था, ठीक है। इसको लेकर के बहुत सारा अवधारणा है। ये एक और सन ही है, ठीक है, जो इससे लाखों किलोमीटर दूर से जा रहा था। लेकिन चूंकि सूर्य क्या है, गैस का गोला है ना। सूर्य जो है क्या है, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट में है सूर्य, ठीक है। तो माना यह गया कि जब ये सूर्य हमारे सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था, तो इसके ग्रेविटेशन की वजह से सूर्य की कुछ फिलामेंट्स टूट गए, और टूट करके यही फिलामेंट्स आगे चल करके अलग अलग प्लैनेट्स में तब्दील हो गए, और उसी में से हमारा पृथ्वी भी है। तीसरे नंबर पे है सूर्य से दूरी के क्रम में, उसी में से हमारा एक प्लैनेट बना पृथ्वी। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम को लेकर के आपको बताएं। और बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। इसको भी एक तारक परिकल्पना, द्वितारक परिकल्पना, है ना। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, तो है ना, मोनिस्टिक, ड्यूलिस्टिक, ये सब हम लोग हाइपोथेसिस वहां समझेंगे। तो हमारा पृथ्वी बना। चलिए अब पृथ्वी पे हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द लाइफ कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ द लाइफ, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समझते हैं, ठीक है। देखिए जीवन की शुरुआत को लेकर के कई अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं विकसित हुई, यानी हाइपोथेसिस दिए गए, जिसमें से एक हाइपोथेसिस है ऑटो बर्थ प्रिंसिपल, ठीक है, स्वतः जननवाद का सिद्धांत।
स्वतः जननवाद का सिद्धांत। ठीक है, ऑटो बर्थ प्रिंसिपल। स्वतः जननवाद का सिद्धांत क्या है, इसको देख लीजिए। स्वतः जननवाद का सिद्धांत क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुई है। सजीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, निर्जीव, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग से बना। ठीक है, नॉन लिविंग से बना। और इस सिद्धांत के यानी स्वतः जननवाद का मतलब स्वतः जननवाद का सिद्धांत ये कहता है कि सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुई। सजीवों की उत्पत्ति किससे हुआ, निर्जीव पदार्थ से हुआ। ठीक है, निर्जीव पदार्थ से हुआ, निर्जीव पदार्थ से हुआ। और इस सिद्धांत को कौन मानते हैं, अरस्तु मानते हैं। ऑटो बर्थ प्रिंसिपल के समर्थक कौन है, अरस्तु है। यानी अरस्तु के अनुसार ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो स्वतः हुई। और कैसे हुई, तो निर्जीव से सजीव बना। ठीक है, निर्जीव से सजीव बना। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया कि जब आप किसी वस्तु को, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि आप किसी चीज को डब्बा में रख दें, किसी चीज में रख दें, और वो जब सर गल जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। और कीड़ा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस बेस पर यह थ्योरी दिया गया कि जब निर्जीव पदार्थ जब सर गल गया तो उससे जो है ना सजीव पदार्थ की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऐसा था नहीं, है ना। ये ऑटो बर्थ प्रिंसिपल जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इसको जब विज्ञान के कसौटी पे कसा गया तब ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी वस्तु को आप डब्बे में रख दें, बंद कर दें डब्बे को, और उसमें वो जब सर गल जाए और आप बहुत दिन बाद जब डब्बा को खोलें तो उसमें कीड़ा लगा होता है। नहीं, तो इस बेस पे ये कहा गया कि भाई जीवन की उत्पत्ति जो है ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तब संभव है कि जब आप उस डब्बे में किसी चीज को रखें और वो उसमें एयर भी है और उस एयर में बैक्टीरिया भी है, वो बैक्टीरिया वो लाइफ क्रिएट कर देता है। ठीक है सर, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप हो जाते हैं और वो आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखने लगते हैं। जब यही एक्सपेरिमेंट को एकदम वैक्यूम में दोहराया गया, एकदम वैक्यूम में जब कोई चीज सरा गला तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा। ठीक है, तो ये माना गया कि ये थ्योरी सही नहीं है। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, जीव जननवाद का सिद्धांत। ओरिजिन ऑफ द लाइफ को लेकर के पहला थ्योरी आप देख लिए। दूसरा थ्योरी क्या है, जीव जननवाद का सिद्धांत। जीव जननवाद का सिद्धांत। जीव जननवाद का सिद्धांत क्या कहता है, जरा इसको भी समझ। ये मानता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो सजीव पदार्थ से हुआ, यानी सजीव पदार्थ से ही सजीव की रचना हुई। और इसके जो समर्थक थे वो थे, इसके हम लिख देते हैं, इसके समर्थक थे कौन, अरस्तु। और इसके समर्थक थे एडोल्फ विर्चो। एडोल्फ विर्चो, विर्चाओ भी लिखा रहता है लेकिन CHAW विर्चो ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एडोल्फ विर्चो।
इनका क्या मानना था कि सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से नहीं हुई, बल्कि सजीव की उत्पत्ति किस चीज से हुआ? सजीव से हुआ। ठीक है, सजीव की उत्पत्ति किससे हुआ? सजीव से हुआ। ठीक। तीसरा थ्योरी ये है इसमें कि ब्रह्मांडवाद। ये कौन सा थ्योरी है? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा थ्योरी है ब्रह्मांडवाद, कॉस्मिक थ्योरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा थ्योरी है ब्रह्मांडवाद, कॉस्मिक थ्योरी। और ये कॉस्मिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था रिक्टर ने। ये थ्योरी कौन दिया था? रिक्टर ने, है ना। कॉस्मिक थ्योरी कौन दिया? रिक्टर। ये वैज्ञानिक का नाम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत कौन दिया? रिक्टर ने दिया। ये स्वतः जननवाद, जीव जननवाद और ब्रह्मांडवाद, ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ब्रह्मांडवाद, ये थ्योरी कौन दिया? रिक्टर ने दिया। ये 1865 में रिक्टर ने दिया था, और विर्चो जो है वो 1858 में ये थ्योरी दिया था। विर्चो कब दिया था? 1858 में दिया था ये थ्योरी। ठीक है, 1858 में। और रिक्टर कब दिया था? 1865 में दिया था। ब्रह्मांडवाद का थ्योरी जो है वो दिया था 1865 में। अब देखिए ब्रह्मांडवाद क्या मानते हैं। तो ब्रह्मांडवाद का मानना है कि देखिए जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी, जीवन की उत्पत्ति दूसरे ग्रह पर हुई थी, और दूसरे ग्रह से लाइफ जो है वो कहाँ आया? पृथ्वी पर आया। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? दूसरे ग्रह पर हुई, और दूसरे ग्रह से जीवन जो है वो पृथ्वी पर आया। वो हमारे आप के रूप में नहीं आया, वो बोलते हैं स्पोर्स के रूप में आया, जीवाणु के रूप में आया, है ना। जैसे ऐसा उनका मानना है। ब्रह्मांडवाद थ्योरी ये मानता है कि देखिए दूसरे ग्रह पर लाइफ है, और लाइफ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझेंगे, मतलब जीवाणु के रूप में, है ना। बैक्टीरिया, जैसे अभी हमारे आपके हाथों में लाखों बैक्टीरिया है, दिखता है क्या? बैक्टीरिया दिखता नहीं है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। वो केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही आप उसको देखते हैं, बैक्टीरिया को। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि कोई उल्का पिंड जिसमें लाइफ था वो आकर के पृथ्वी से टकराया। ठीक है, और पृथ्वी से जब वो उल्का पिंड टकराया तो वही जो बैक्टीरिया उस उल्का पिंड के साथ आया, उसी से यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसी से यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। तो उनके हिसाब से कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर हुई, और दूसरे ग्रह से जो उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर के गिरे, उस उल्का पिंड में स्पोर्स और जर्म्स थे, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो यहाँ पर आकर के जीवन की उत्पत्ति कर दिया, लाइफ क्रिएट कर दिया। क्योंकि पहला लाइफ जो है पृथ्वी पर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में आया, और धीरे धीरे उस एक कोशिकीय जीव से ही ये बहुत सारे अलग अलग जीव आपको आज अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो चौथा सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ द लाइफ को लेकर के, वो है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे AI ऑपेरिन। AI ऑपेरिन, ठीक है, AI ऑपेरिन। कौन दिया ये थ्योरी? AI ऑपेरिन ने दिया। और ये थ्योरी क्या कहते हैं, इसको हटा दें, है ना।
वैसे मतलब आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के गैस पहले से मौजूद थे, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो क्या बना? मीथेन बना, CH4 बना। तो इसी तरह से मानना है कि ये जो डिफरेंट गैसेस थे, ठीक है, इनके बीच केमिकल रिएक्शंस हुए और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जीवन अस्तित्व में आया। देखेंगे, इसको भी देखेंगे कि एआई ऑपरिन क्या कहा। ठीक है, एआई ऑपरिन क्या कहा, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, तो रासायनिक संश्लेषण के सिद्धांत को समझते हैं। ये कौन दिया? एआई ऑपरिन ने दिया। एआई ऑपरिन ने ये बताया कि पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ हुई और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति हुई। और इसको आगे बढ़ाया, एआई ऑपरिन के थ्योरी को आगे लेकर के गया स्टैनले मिलर। कौन लेकर के गया? स्टैनले मिलर। ठीक है, और स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया। ठीक है, स्टैनले मिलर ने क्या किया? एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया कि मीथेन गैस लिया। ठीक है, देखिए मीथेन भी कैसे बना? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो CH4 बना। ठीक है, मीथेन के साथ साथ उन्होंने फिर हाइड्रोजन लिया। ठीक है, ये कौन? स्टैनले मिलर एआई ऑपरिन के थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और उसके बाद जलवाष्प लिया। क्या लिया? जलवाष्प लिया। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प लिया और इन तीनों को किसके साथ? अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया, है ना, प्रतिक्रिया करवाया। और जब मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प का अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराया गया तो क्या बना? एमिनो एसिड बना। क्या बना? एमिनो एसिड बना, एमिनो अम्ल बना, एमिनो अम्ल बना और साथ में शर्करा बना। क्या बना? शर्करा बना। मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना? एमिनो एसिड और शर्करा बना। ठीक है, एमिनो एसिड और शर्करा बना। और तब पता चला, देखिए, कि ये एमिनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है और इसी कार्बनिक यौगिक से फिर पॉलीमर्स बना, बहुलक बना। ठीक है, और उसी बहुलक से फिर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स बने। ठीक है, क्या बने? न्यूक्लियोटाइड्स। तो वही न्यूक्लियोटाइड्स फिर जाकर के हम देखते हैं कि आगे चल करके एक कोशिकीय जीव को बनाता है। प्रोटीन बना, न्यूक्लियोटाइड बना। ठीक है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है। और आपके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन, एमिनो एसिड बना और एमिनो एसिड का बहुलक क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन बना और उसी से फिर न्यूक्लियो प्रोटीन बना। और वो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड्स बनाया, प्रोटीन्स के कण बने। ठीक, और उसके बाद
फिर उस न्यूक्लियोप्रोटीन से हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी बना, है ना। क्या बना? ब्लू ग्रीन एल्गी बना। उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल। और उसी नील हरित शैवाल से ब्लू ग्रीन एल्गी से ब्लू ग्रीन एल्गी जब बना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या किया? उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता थी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हुई, है ना। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। जब पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के उपरांत जो है फिर क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये जीवन के उत्पत्ति को लेकर के ये 4 प्रमुख सिद्धांत थे। जीवन की उत्पत्ति को लेकर के ये 4 प्रमुख सिद्धांत थे। चारों सिद्धांत आए समझ में? और अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग।